हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज हम लोग इसमें बहुत प्यारे प्यारे वाले न्यूमेरिकल करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल होंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनमें आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा, कुछ नई चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन अगर आज आपने देख लिए तो आने वाले और जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके के वो भी आप लोग कर ही लेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, लगभग 12 लेक्चर में ये टॉपिक हमने पूरा जो हमारा चैप्टर है वो कवर कर लिया था। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करके ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त कर देंगे। इसके बाद एक छोटा सा और चैप्टर है इसी यूनिट में, उसको भी बहुत जल्दी से आप लोगों को समाप्त करके दे दिया जाएगा। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम और धीरे धीरे करके पास आएगा, हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की अलग से सीरीज भी करवा देंगे। आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट होगा, इस पे आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आज हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। जो कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है कि धारामापी की सुग्राहिता को 50% बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध इतना बढ़ाया जाता है कि नया प्रतिरोध होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है। सारा खेल यहीं पे है बच्चों। इन्होंने कहा कि जो नया प्रतिरोध है उसका 2 गुना हो जाता है, ये हमारा जो बाद वाला प्रतिरोध हो रहा है वो 2 गुना हो जाता है प्रारंभिक प्रतिरोध का। और क्या कर रहे हैं, किसी धारामापी की धारा सुग्राहिता को बढ़ा रहे हैं बच्चों। कितना बढ़ा रहे हैं बच्चों? 50% बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अगर पहले 1 थी तो अब 1.5 कर रहे हैं, क्योंकि 2 गुना करते 100% बढ़ाते हैं तो 2 हो जाती है ना। और अगर किसी का 50% बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर अभी 1 है तो अभी बढ़ के वो 1.5 हो रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं, इसको लिखना भी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है धारामापी की धारा सुग्राहिता, और हमसे पूछा क्या है, इसकी वोल्टेज सुग्राहिता। तो इसके लिए हमें बेसिक से 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो बच्चों, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, जिसका फॉर्मूला होता है कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ, ये बच्चों क्या है, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता है ना, सेंसिटिविटी किसकी, वोल्टेज की। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि फाई अपॉन आई और उसके बाद आर, ये हमने आप लोगों को बताया था। जबकि धारामापी की जो धारा सुग्राहिता थी उसका फॉर्मूला था फाई अपॉन आई। शायद आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता था। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया है, बस इतना बोला गया है कि इसका धारामापी की धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ाते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि माना प्रारंभ में धारामापी की धारा सुग्राहिता, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बेटा। धारामापी की धारा सुग्राहिता प्रारंभ में कितनी है? प्रारंभ में SI है, ये हमने मान ली बच्चों, है ना। आ रही है इतनी बात समझ में? अब उसके बाद कह रहे हैं 50% बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध कितना बढ़ाया जाता है कि ये डबल हो जाता है। तो हमने क्या किया, अगर ये हमारी धारा सुग्राहिता है तो SI बराबर हमारी हो गई कितनी, फाई अपॉन आई। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं कि वोल्टेज सुग्राहिता जो कि होती है फाई अपॉन आई और इनटू में आर, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये SV हो गया, और इसके बाद ये फाई अपॉन आई, हम लोग इसकी जगह SI लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया SI, और ये डिवाइडेड बाई हो गया क्या, R। समझ गए आप लोग मैंने क्या किया बच्चों? मैंने यहाँ पे फाई अपॉन आई इसकी जगह पे SI रख दिया और ये R हो गया। तो यहाँ से मुझे एक ऐसा संबंध मिल गया जो कि धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता और साथ ही साथ प्रतिरोध में संबंध देता है। और हमारे प्रश्न में यही 3 चीजें हैं। तो सारा खेल यहीं पे था, हमने जो किया है अभी तक। अब ये तो प्रारंभ में था। अब हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि धारा सुग्राहिता जो कि हमारी दी गई है
यदि धारा सुग्राहिता 50% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए? 50% बढ़ जाती है। अच्छा, प्रारंभ में कितनी थी? एसआई थी। अब 50% अगर बढ़ जाएगी तो इसका यह मतलब है कि हम बोल सकते हैं तब जो मेरी एसआई आएगी वो कितनी आएगी? समझिए, तब मैंने लिखा कि हमारी जो एसआई आएगी तो हमने इसको नाम दिया एसआई डैश। ठीक है, हमने इसको नाम दिया एसआई डैश। ये जो मेरी आएगी वो आएगी कितनी? भाई एसआई तो पहले थी, ये बढ़ गई कितना? एसआई का 50%, है ना? तो ये एसआई का अगर हम 50% निकालेंगे तो एसआई बटे 2 आएगा। लेकिन हमारी कुछ बायो वाले लड़के होंगे, जो बायो वाली लड़कियां होंगी, उनको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो उनको मैं बताऊं कि देखो कैसे करोगे बेटा। ये एसआई लिखोगे और एसआई का 50%, इसका मतलब एसआई गुणे 50 और बटे में कितना? 100। 1/2 आएगा कि नहीं आएगा यहां से? तो इसका यह मतलब हुआ बेटा कि, समझिएगा, ठीक है। अब ये हमारा मतलब यहां से निकला कि एस आई जो डैश होगा वो निकलेगा बेटा इनको जोड़ने के बाद, यहां से आएगा एस आई बटे 2 और ये एस आई आएगा, तो टोटल आ जाएगा 3/2 और उसके बाद एस आई। ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान था। अब हम लोग लिखेंगे अतः वोल्टेज सुग्राहिता। मैंने थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ना बड़ा इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए, बाकी तो इसको हम और चुटकियों में, मिनट में खत्म कर सकते थे। अतः वोल्टेज सुग्राहिता अब कितनी होगी? तो एस डैश वी, है ना, ये मुझे निकालना है। तो ये बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? एस आई डैश और उसके बाद प्रतिरोध। भाई ये तो हमने रिलेशन निकाला था यहां से, लेकिन इस बार प्रतिरोध डबल हो गया है, समझ रहे हो? तो अब ये हमने निकाल लिया। अब फिर से सुनिएगा मेरी बात, ये 3/2 एसआई है तो इसकी वैल्यू यहां लिख देंगे 3/2, है ना, 3/2 और एस आई ये हो गया बेटा इसकी वैल्यू, और अपॉन में ये हो गया हमारे पास 2R। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात फिर से सुनिएगा बेटा, इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग ये एक वैल्यू जानते हैं कि यहां से भाई देखो आर हो गया हमारा डबल। अब ये हमने लिख दिया कि एस डैश वी बराबर 2 दूनी कितना होगा? 4, तो 3/4 और एस आई और डिवाइडेड बाई आर, ये हमारी इतनी आएगी वोल्टेज सुग्राहिता। लेकिन इन्होंने वोल्टेज सुग्राहिता हमसे पूछी है किसमें बेटा? प्रतिशत में। किसमें पूछी है? प्रतिशत में पूछी है। तो अगर हमसे वोल्टेज सुग्राहिता प्रतिशत में पूछी है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रतिशत निकालते हैं? अगर हमें प्रतिशत निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? समझिए, मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास पहले 10 रुपए थे, पहले 10 रुपए थे। अब मेरे पास जो रुपए बचे वो मैंने कहा कि अब मेरे पास 5 रुपए बचे। तो मैंने बोला कितना चेंज हो गया हमारे में? तो हमने लिखा कि 10 में 5 घटाया और बटे में 5 लिखा और इसको सॉल्व किया 1/2। तो हमने कहा कि आधे रुपए हो गए और इसको हमने परसेंटेज में निकाला, तो भैया आ गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सॉल्व किया तो पता चला हमको कि 50% हमारे पास अब हमारे पास बचते हैं 5 रुपये जाने के बाद। समझ में आई बात? तो वैसे ही अब हम लोग इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नए पेज पे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रतिशत में कैसे। तो हम लोग लिखेंगे कि वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता की प्रतिशत, इन्होंने पूछा कि इसकी वोल्टेज सुग्राहिता कितने प्रतिशत परिवर्तित होगी, है ना? तो वोल्टेज सुग्राहिता का प्रतिशत परिवर्तन ये पूछा हमसे। ठीक, अब कैसे निकलता है गौर से देखो। पहले वोल्टेज सुग्राहिता इतनी थी, अब वोल्टेज सुग्राहिता इतनी हो जाती है। हम आपसे पूछे कौन बड़ा है, तो 3/4 1 से कम है, इसका मतलब ये वोल्टेज सुग्राहिता कम है और ये वाली वोल्टेज सुग्राहिता ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ये वाली कम है, ये वाली ज्यादा है। क्लियर? अगर मैं इसको पॉइंट में सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरा आएगा एस डैश वी बराबर 0.75 और एस आई
और डिवाइडेड बाई आर, ये आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और SI डिवाइडेड बाई आर, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, SV, तो मैं यहां लिख देता हूं SV। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो ये कम है। अब कैसे परिवर्तन निकालते हैं, गौर से समझना। हम लोग कैसे परिवर्तन निकालेंगे, तो ये हमने निकाला कि भाई डेल्टा मतलब चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, सुग्राहिता वोल्टेज की, है ना। अब ये कैसे होगा, SV पहले थी, SV डैश बाद में हो गई, और डिवाइडेड बाई SV, ये हम लोगों ने निकाल लिया, और गुणे में लिखा हमने प्रतिशत, 100%। अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो SV माइनस 0.75 और उसके बाद ये SV और यहाँ भी SV, SV कॉमन ले लोगे, SV कॉमन ले लोगे बेटा, और जैसे ही SV कॉमन लोगे ऊपर से नीचे वाला बच्चों कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा, एक में 0.75 घटेगा, 0.25 और गुणे में 100। मैंने कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर दी और यहाँ से आ जाएगा 25%। समझ में आई बात? SV ऊपर से कॉमन लिया, SV वाले नीचे से काट दिया, एक में 0.75 घटाओगे इतना आएगा, और 100 से गुणा करोगे ये 25% आएगा। और तुम्हें वैसे भी पता चल रहा है कि देखो ना, एक ये देखो पहले था, ये पूरा एक है, अब ये इतना हो जाता है, बड़ा आसान है। अब इसके बाद जो प्रश्न करोगे वो और ज़्यादा बढ़िया होगा। इस प्रश्न को करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले लगने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने लिखा कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। कहानी थोड़ी बड़ी अच्छी वाली है। इन्होंने कहा कि एक प्रोटॉन, तो सबसे पहले तुम्हें तो यह पता होना चाहिए कि प्रोटॉन होता क्या है। तुम्हें तो पहले यह पता होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन आखिर होता क्या है बेटा। न्यूट्रॉन आखिर क्या होता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अल्फा कण आखिर होता क्या है। हमें तो पता ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं 1H1, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें, 1H2, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, समझिए, ठीक। अल्फा कण जिसको बोलते हैं 2He4। अब समझ में आ गई इतनी बात। पहले वाले में एक हमारा प्रोटॉन, दूसरे में एक प्रोटॉन, इसमें भी हमारा एक प्रोटॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन। क्लियर? आगे चीजें समझते हैं। इन्होंने कहा समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। हमसे यह पूछा गया है कि इनकी गतिज ऊर्जाएं कितनी होंगी। यह हमसे पूछा गया बच्चों कि आखिर इनकी गतिज ऊर्जाएं कितनी होंगी, और इनको बताया गया कि भाई इनका विभवांतर जो है वो कैसा है, समान है। विभवांतर कैसा है, समान है। चलिए सबसे पहले एक काम कीजिए, पीछे स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब सबसे पहले सुनिएगा। हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऊर्जा बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना। तो पढ़ा था हमने कि ये भी हमारा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ऐसा आपने पढ़ा भी है, और मैंने ICSE बोर्ड के बच्चों को इसको पढ़ाया भी खूब बहुत ज़्यादा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, इसके बारे में बात करूं तो K और P ये होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की
गतिज ऊर्जा, तो इसके लिए होगा कि ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बच्चों जितना ये नीचे लिखा होगा कोई आवेश नहीं है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी एक ईवी के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो इसके बारे में बात करूं तो मैंने इसका नाम दे दिया चलो के अल्फा, है ना। इसके बारे में बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब मुझे इनकी तुलना करनी है, मुझे इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः गतिज ऊर्जाओं का अनुपात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक। कैसे अनुपात निकलेगा? Kp Kd और K अल्फा, Ev इसका भी Ev और इसका 2Ev। अब बेटा समझो, Ev इसमें भी है, Ev इसमें भी, Ev इसमें से, तीनों से Ev हटा दिया तो आ गया हमारे पास 1, फिर आया 1 और इधर भी आ गया कितना 2। ये हमारा आ गया गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। बोलो क्या आप लोगों को यहाँ कोई समस्या हुई? बहुत आसान था, हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जिसमें वो घूमता है, ठीक है, आपको पता ही है कि प्रोटॉन का मार्ग कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन प्रोटॉन बीच में होता है स्थित, उसके चारों ओर घूमते हैं, तो उसके मार्ग की त्रिज्या इन्होंने दे दी कि 10 सेंटीमीटर हो, तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ये पहला पार्ट हो गया सभी का। अब मैं इधर लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा कि प्रोटॉन की गतिज त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इसको मीटर में बदलो यार। अगर हम मीटर में बदलेंगे तो इसको हम 100 से करेंगे भाग, तो यह आ जाएगा हमारा इतना। ठीक, समझ में आई बात? अब हमें एक ऐसा संबंध निकालना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ ही साथ अल्फा कण, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा कण, इनकी त्रिज्याओं के बीच में और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध देता हो। हमें वो फॉर्मूला अब ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हम यहीं पे लिखेंगे और इसका हमें अभी जरूरत पड़ेगा 1 1 2, तो इसलिए मैं यहां लिख लेता हूं 1 1 और 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हमें उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि, रुकिएगा, अब हम समझते हैं बच्चों इसको, पहले इसको पूरा साफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं। ठीक, चलो अब समझते हैं बच्चों, समझिए। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा हो तब क्या होगा। बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा और उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल, जो कि सेंटर की ओर होता है, उसके केंद्र की ओर होता है, और हम उसको बोलते हैं क्या, mv² और डिवाइडेड बाई r। ये अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होता है। शायद आप लोगों को मैंने ये एक निगमन भी करवाया है, उसमें बताया है। इतना होने के बाद अब ध्यान से देखते हैं, यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो मेरे पास आएगा, r को उधर ले जाएंगे और ये मेरे पास आएगा mv² डिवाइडेड बाई qvb। यह आएगा कि नहीं आएगा बोलो? लेकिन अगर हम इसमें ये v से v को काट दें तो मेरे पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि r बराबर क्या बचेगा बेटा, mv
और डिवाइडेड बाई क्यू बी। बात समझ में आ गई? यही तो बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता है, देखो मेरी बात अच्छे से समझना भाई। इन्होंने कहा था कि समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब बी का मान सबके लिए समान है, विभवांतर सबके लिए समान है, लेकिन ये विभवांतर यहां दिया नहीं है। क्यू का मान हमें सबके लिए पता है भाई, कितना कितना आवेश है वो हमें पता ही है। इसके बाद हमें एम के मान के लिए एम भी पता है कि भाई इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए हमारे पास 4 है, ये 4 हो गया, ये भी हमें पता है। तो अगर हम लोग इनकी गतिज ऊर्जा को में रिलेशन एक निकाल लें, मतलब एक ऐसा रिलेशन निकाल लें जो यहाँ ये v को गायब कर दे, क्योंकि हमें इनका वेग नहीं पता, क्योंकि वेग हमें नहीं पता, तो v को गायब कर दे, ऐसा संबंध चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा कि एम वी और इधर हमने कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, और इधर भी हो गया वर्ग। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा क्यू बी। ये तो समझ में आ गया होगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हम इसको लिखेंगे अगर 2 के बराबर तो आप लिखेंगे कि एम वी स्क्वायर। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, एक एम अलग कर लेता हूँ और एक एम और वी स्क्वायर को मिला के 2k लिख देता हूँ, और इसके बाद यहाँ तो स्क्वायर है ही। बात समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा कठिन प्रश्न है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि R बराबर आया 2mk और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर और उसके बाद बी स्क्वायर। ये एक संबंध हमने निकाल लिया R का m के साथ, k के साथ, q के साथ और b के साथ। बताइए क्या यहां तक आप लोगों को कोई भी समस्या हुई क्या? कोई समस्या यहां तक? आगे चले अब हम लोग, समझिएगा आप, ठीक, ध्यान से सुनना। यदि प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी हो r और p हो, तब मैं इस फॉर्मूले को क्या लिखूंगा, आर पी बराबर 2mk और उसके बाद q की जगह क्या लिखूंगा, ई स्क्वायर और उसके बाद बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई समस्या हुई? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अब इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए लिख लिया, अब इसी तरीके से ड्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा, इसी तरीके से अल्फा कण के लिए लिखूंगा मैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि ड्यूट्रॉन की त्रिज्या, यार सुनो मेरी बात, ये मैं लिख रहा हूं ना प्रोटॉन की त्रिज्या, ये आप ऐसे लिखना कि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या नहीं, प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की लिख लेना। वैसे ही यहां भी ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या मैं मान लूं कि r और d हो, तब यही फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, आर डी बराबर, पीछे अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 2mk डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमने यहां लिखा 2, लेकिन m का मान ड्यूट्रॉन के लिए ध्यान से देखिए तो ये 2 है, इसका मास यहां पे 2 है इसके कंपैरिजन में, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2m और इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई ड्यूट्रॉन की kd और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी kp, ठीक, क्लियर, और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर और उसके बाद ई स्क्वायर के बाद और हमारा कौन था बच्चों, वहां देखो बी स्क्वायर, ठीक, ये आर डी हो गया। ऐसे ही अल्फा कण के लिए निकालेंगे, अल्फा कण के लिए, ठीक, अल्फा कण के लिए देखो आर अल्फा, अब ध्यान से सुनना, 2 लिखा
अल्फा कण होता है 2He4, है ना, तो यहां हो जाएगा 4m, और उसके बाद इनटू में ये आ जाएगा हमारे पास k और अल्फा। ठीक, इसको थोड़ा और हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ताकि सही रहे। Rd बराबर आएगा 4m kd और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही 4 को यहाँ से करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, सुनिएगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। आसान है ना। अब हमने क्या किया, 4 दूनी 8 m इंटू में के अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ई स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आर अल्फा। बहुत मैं इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये हमने निकाल लिया एक ये, ठीक, ओके बच्चों, इनको कर दिया डिलीट। ठीक, अब मैंने ये निकाल लिया। पीछे प्रश्न पे आ जाओ। इन्होंने कहा था कि इनकी त्रिज्याएं ज्ञात करो, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की। इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहिए और वैल्यू चाहिए। अब हमें जो इसकी, बहुत आसान है, कैलकुलेट करोगे फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से हमारा सारा खेल शुरू होता है। सुनिएगा, मुझे इसकी वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 जो कि हमारा इसका वैल्यू पता है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। मैं पहले 1 और 2 को ले रहा हूं। लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 से तो क्या आएगा, R और प्रोटॉन डिवाइडेड बाई R ड्यूट्रॉन, है ना, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, वो कितना है वहां पे 2m k p और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाओगे और सुनो मेरी बात, 2m k p ई स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आ गए। अगर मैं डिवाइड का सिंबल ना लगाऊं, मैं यहाँ पे इनटू का सिंबल लगा लूं और इसी को पलट के लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई समझ लो, डिवाइड किया था, पलट दिया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद 4m के डी। ठीक, अब सुनिएगा क्या होगा, ये m से m कटेगा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट होगा, है ना। अब मेरे पास यहाँ पता चला कि 2kp और नीचे बचा हमारे पास 4kd, तो इसको भी काट लेते हैं। ठीक, इसको भी काट लेते हैं, तो नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा kp, नीचे बचेगा 2 और kd। ठीक, और यहाँ हो गया rp और ये हो गया rd। ठीक, अब यार तुम लोग एक चीज़ और जानते हो कि चूंकि kp और kd इन दोनों का रेशियो अभी अभी तुम निकाल चुके हो पीछे क्वेश्चन में। एक ये kp था, ये kd था, ये k अल्फा था, है ना। तो kp और kd के बीच में 1 और 1 का अनुपात है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि भैया ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैंने इनको इनसे उड़ा दिया। ठीक, अब मेरे पास बचेगा आर डी जो कि कैंची गुणा करके हमने निकाला, और ये यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक, अब यहाँ तक आया मेरे पास आर डी और ये आ गया 2 को हम लोग आर पी से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं एक बार ज़रा अपना आंसर भी मिला के चल रहा हूँ कि क्या हाँ ये सही है या नहीं। ओके, चलो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग एक चीज़ जो है वो पीछे से भूलते हुए आई थिंक आए हुए हैं, और वो ये था कि आर स्क्वायर। मुझे भी लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। ठीक, तो कोई समस्या नहीं, हमने यहाँ लगा लिया। ठीक, अब सुनो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे।
हमने लिखा आर डी स्क्वायर, और ये हमें आरपी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया था 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, हम इसको 10 ही सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं और ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, समझ गए। तो ये हमने लिखा कि 10 का स्क्वायर, और ये यहाँ से आ जाएगा 2, और 10 का स्क्वायर तुम्हें पता है 100 होता है, ठीक। अब इधर हम आर डी लिखेंगे और इधर रूट लग जाएगा, तो इधर से आएगा √2 और इसकी वैल्यू आएगी 10, तो ये आ जाएगा 1.414 इंटू में 10, ये सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है, तो गुणा करेंगे तो 14.14 है ना, 1/4, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया क्या? आसान था ये, है ना। ऐसे ही अब हम लोग अपने समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 के साथ 1 के साथ लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, ठीक। स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से, एक समीकरण नंबर क्या है, आर पी का स्क्वायर और नीचे आर अल्फा का स्क्वायर, और हमारे पास है 2mkp डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको देखो पलट जाएगा, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 4e स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे होगा 8mk अल्फा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने देखो इसको इससे उड़ाया, ठीक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 किया और ये 2 से 2 खत्म, ठीक। मास से मास उड़ा दिया। अब मुझे पता चला कि Kp और नीचे आया K अल्फा, ठीक। इधर आया आर पी स्क्वायर और ये हो गया आर अल्फा स्क्वायर, ओके। अब Kp K अल्फा, हमें पता है कि Kp और K अल्फा इनके बीच में 1:2 था, वहां देखो, ठीक। यहां पे इसका 1 है, ये 2 है, तो मैं अब इसमें लिखूंगा 1/2 और यहां हो जाएगा आर पी स्क्वायर और आर अल्फा स्क्वायर। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है इसका भी आंसर सेम आएगा, यहां बिल्कुल सेम आएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि आर अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा 2r पी स्क्वायर, ठीक। अब तुम्हें पता है कि r अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा √2 और इसका स्क्वायर गायब कर देगा तो rp, है ना। ये दूसरे तरीके से किया सर ने। इसका 10 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, गुणा कर लेंगे। बताओ क्या समझ में नहीं आया है? देखो मैं मानता हूं कि मैं यहाँ स्क्वायर भी लिखना भूल गया था, लेकिन बाद में मैंने लिख दिया, तो तुम लोग समझदार हो। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे और हैं हमारे पास, अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, बीच बीच में हम आप लोगों को देते रहेंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और मैं करवाऊंगा, बिल्कुल आप उससे बेफिक्र रहो। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर लिया और काफ़ी क्या 2 क्वेश्चन किए। अब मैं बाद में फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, जो कि आपको 1 ही 2 दिन में इस चैप्टर का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। और आप अगर इस वीडियो को 2 दिन बाद देख रहे हैं अपलोड होने के, तो आ चुका होगा 2-3 दिन में। और उसके बाद ये, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बच्चों, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म। और फिर हम लोग लाइट की तरफ जाएंगे। तो ये मानकर आप चलो कि 10 सितंबर तक आप लोगों का ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले ही ख़त्म करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। 10 सितंबर बहुत बता दिया, 5 सितंबर मान के चलो, है ना। उसके पहले ही कोशिश करूँगा कि 5 तक ख़त्म हो जाए। इतना होने के बाद फिर मैं आगे जाऊंगा, लाइट को पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहना।